नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 116 टू 117। नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 116 टू 117। नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। ज़र मुझे बताओ, इस लड़की के घर वालों को कैसे बता सकते हैं? जमाल उसकी हालत देख समझ चुका था कि उसके दिल का मामला है, इसलिए फ़ोन कालते प्रीशा के घर वालों का पूछा। वो बेतरतीब सा होता है। एक नज़र जमाल को देख अनार का नंबर मिलाते जमाल को फ़ोन पकड़ा गया। क्या हुआ मेरी बहन को? अनार जो अस्पताल पहुंच चुकी थी, नर्स को बाजू से पकड़ते रोते चेहरे से पूछा। देखें आप अनार, कुछ नहीं हुआ प्रीशा को। चलो वहाँ वो देखो ज़र लोग। हया जो अनार के साथ ही आई थी, इसको सामने सर का चेहरा झुकाए देख बोली। अनार तेज़ी से उसकी तरफ लपकी। मीरपुर, मेरे ख्याल से शाह तुम्हें आय से बात नहीं करनी चाहिए। मैं खुद आय से पूछ लूँगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मुलाकात बुरहान से हो गई है? अकराम सरहान को दादा बख्श की कई बातें छोड़ने को साथ ही बुरहान का पूछ गया। नहीं, अभी तो मेरी कोई बात नहीं हुई, वो घर पर आया ही नहीं। वैसे भी चाचू, मैं हूर को लेकर सीधा बड़ी हवेली गाँव आया हूँ, अभी आयत रोगी की तरफ नहीं के। सरहान ने तफसील से आगाह किया। ठीक है शाह, पहले तुम बुरहान को देख लो, उसका दिमाग क्या कह रहा है जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, बुरहान की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दो। रात का बेटा है, ये बात पूरे मीरपुर में फैल जाएगी। अकराम ने लगे हाथ ये बात पिक करते सरहान को चारों तरफ नजरें खोल अलर्ट होने का बोल कह दिया था। चले फिर मैं देखता हूँ। सरहान इतना कहते फ़ोन रख गया। कैसी हो शहजादी? सरहान जो काफ़ी देर से बुरहान को कॉल कर रहा था, मायूस होते अब के कॉल आयत को की, चूँकि वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। मैं ठीक। सरहान तुम लोग यहाँ क्यों नहीं आए? आए जो किचन में आटा गूंद रही थी, फ़ोन स्पीकर पर डाले ही सरहान से सवाल पूछ गई। आएंगे, पहले सोचा है कि कुछ दिन हूर को यहाँ का मौसम एंजॉय करने दूँ। गाँव के माहौल में एक अलग ही मज़ा है। सरहान जो लोग में ठहर रहा था, फजा को देख लंबा सांस पड़ते गोया। वो हनूस लब जोड़े ही हनकार भर गई। शहजादी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूँ। सरहान जो पूछना चाहता था, उसने अकराम की बात पर तवज्जो देने के बजाय आय से कहना चाहा। जैसे अभी बेफिक्र होकर बाकी बातें कर रहे हो, जो दिल में चल रहा है वो भी पूछ लो। आय जो आटा गूंद चुकी थी, आटे को मुनासिब डब्बे में डालते फ्रिज में रखने गई। शहजादी, माजी में 8 साल पहले उस रात वो बोलते बोलते ठहरा, जबकि उसके अल्फाज सुन आयत भी ठिठकी। वहीं वो जम सी गई। आई मीन दादा बख्श उस रात के बारे में क्या जानता है? उसने खुद सबके सामने कहा चाचू को कि तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। सरहान समझ नहीं पा रहा था कहाँ से बात शुरू करे, इसलिए जैसे भी अल्फाज जुबान पर आए कहता चला गया। दादा बख्श, आयत की सांस जैसे थमी थी। उन्होंने क्या कहा? आयत की आवाज़ यकदम घबराई। सरहान ने अच्छे से उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाते समझा। कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि तुम जानती थी। आयत, क्या जानती हो तुम? वो क्या जानता है? सरहान जो पहले उलझा हुआ था, अब के बहुत संजीदगी से पूछा। वो उस रात के बारे में क्या जानता है? सरहान ने तेजी से अगला सवाल पूछा। आयत के माथे पर चंद पसीने की बूंदें उभरी थी। वो मुश्किल से थूक निकलते माथे को हाथ की मदद से साफ कर गई। तभी किसी की नजरों ने उसको गौर से देखा था। वो अनजान थी इन नजरों से, मगर बुरहान सबकी सुन वापस मुड़ा। वो मुझे नहीं पता, वो तो टोक बोलती कॉल काट गई। शहजादी, सरहान फ़ोन पर पुकारता रह गया। वो जा चुकी थी, इसका मतलब वो कुछ बहुत गहरा जानता है। सरहान को आयत की आवाज़ से सब कुछ समझ आ गया था। वो सोच में पड़ चुका था। दादा बख्श पकड़ा गया। आयत ने जल्दी से हाथ धोए थे और फ़ोन उठा के किचन से निकली। रात गहरी हो चुकी थी। वो खाना बना चुकी थी, मगर ध्यान अभी भी सरहान की बातों में उलझा हुआ था। वो पूरी तरह घबराई पड़ी थी। कितनी ही बार आयत ने दादा बख्श के नंबर पर कॉल मिलाई थी, लेकिन नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। वो अनार को भी कई कॉल कर चुकी थी, उसका नंबर भी ऑफ ही जा रहा था। आया जानती थी कि अनार दादा बख्श की बेटी है। इससे पहले वो फिर से कॉल मिलाती गाड़ियों की आवाज़ सुन खिड़की से बाहर झांका। बुरहान, वो इसको गाड़ी से निकलते देख खुश हुई। तभी फ़ोन रिंग किया। आयत ने फ़ौरन से कॉल पिक की। अनार, कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल कर रही थी। जैसे कॉल पिक हुई, आयत ने तेज़ी से पूछा। आयत, अनार जो रो रही थी, उसकी आवाज़ सुन परेशान हुई। अनार, तुम रो रही हो, क्या हुआ? सब ठीक है? आयत का दिल भी जैसे परेशान हुआ था। वो घबराई आवाज़ में हाँफते बोली, जैसे वो अभी कहीं से भाग कर आई हो। प्रीशा को पता नहीं क्या हो गया, अब्बा भी लापता हैं। अनार रोते मुश्किल से बोल पाई थी। क्या हुआ प्रीशा को? आयत प्रीशा को सुन फिक्र से अफसरदार कर गई। मुझे कुछ नहीं पता आयत, मेरी बात सुनो। मेरे अब्बा को किसी ने अगवा किया है। पहले सुल्तान शाह ने इनको अपनी कैद में रखा, अभी कह रहे हैं कि किसी और ने इनको बंदी बना लिया है। खबर ये मिली है कि मीरपुर में ही है। तो किसी तरह पता लगा मेरे अब्बा का। अनार अपने आंसू साफ करती बोली। तो आयत इतना कुछ सुन परेशानी में घेरी। ठीक है, तू अपना और प्रीशा का ख्याल रख, मैं कुछ करती हूँ। आयत जो अपने ध्यान में फ़ोन पर मसरूफ़ थी, अचानक से मुड़ते देखा तो बुरहान आराम से डोर के साथ लगे सीने पर हाथ बांधे उसको ही गौर से देख और सुन रहा था। आयत अनार को कहते साथ ही फ़ोन काट गई। वो हल्की से मुस्कान चेहरे पर सजाते फ़ोन टेबल पर रखते बुरहान की तरफ गई, जो हनूज उसको अपनी नज़रों में रखे हुए था। तुम कब आए? वो उसकी नज़रों को खुद पर गाड़ी देख थोड़ा नर्वस सी हुई। जब तुम मुझे छोड़ किसी और पर तवज्जो दे रही थी। वो मायने खेस होता वैसे ही उसी पोस्ट में गोया। मुझे तो पता ही नहीं चला। नहीं तो जनाब, हम में इतनी हिम्मत कहाँ कि आपको इग्नोर करते किसी और को तवज्जो दे पाते। आयत उसके बिल्कुल सामने होते शरारत से मुस्कुराते बोली। ये क्या? इससे पहले आयत आगे कुछ कहती, बुरहान ने इसको खामोश रहने का बोलते साथ ही वैसे ही लेते ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते खड़ा किया। मुकाबिल ने बहुत आराम से उसके दुपट्टे पर लगी पिन निकाली। आयत खामोशी से उसके अमल को देखना शुरू हुई। वो जानती थी बुरहान काफ़ी परेशान है। इतना बड़ा सच इसको हजम करना आसान नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ। वो उसका दुपट्टा हल्के से सर से सिलकते साथ उसके जोड़े में कैद करने वालों को आज़ाद करते कमर पर बिखेर गया।
गया। रेशमी घने लंबे काले स्याह बाल उसकी पुष्ट पर मोर के परों की तरह फैले। आयत ने धड़कते दिल से अपने शोर को देखा जो बहुत मोहब्बत से उसके शानों पर अपना चेहरा रखे उसको सार में कैद कर गया। उसकी सांसें उसके इतने से अमल और करीब आने पर उतर पुतर हुई थी। आयत तुम्हारी इन काली जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, इस दुनिया को भूल जाना चाहता हूँ। बुरहान उसके बालों में से आते खुशबू को अपनी सांसों में भरते कुमार अमेज अंदाज में बोला, एक नज़र उठाकर तो देखो मेरे इस दिल की। पर जान साईं बुरहान उसकी झुकी पलकें देख गंभीर लहजे में सरगोशी करते उसको आईने में देखने के लिए उकसा गया। आयत ने काली से आंखों की पलकें उठाते खुद को बुरहान के आसार में कैद देख धड़कते दिल को मुश्किल से कंट्रोल किया। इसको लग रहा था दिल अभी पसलियाँ तोड़ बाहर निकल आएगा। खाना लगाऊं वो मुश्किल से इतना ही अदा कर पाई थी। तभी मुकाबले में अपना सार तोड़ा था। आई एम सॉरी, शायद तुम्हें मेरा ऐसे करीब आना अच्छा नहीं लगा। वो पूरी तरह जैसे बदमजा हुआ था। स्पार्ट सा इतना कहते वो तेजी से वो रोड की तरफ लपका। आयत उसके ऐसे अचानक से नाराज होने पर हैरान हुई। जबकि सदमे से पलटते बुरहान को देखा। मैंने ऐसा भी कुछ, वो बोलते बोलते खामोश हुई। वो वॉशरूम में घुस चुका था। ऐसा भी क्या पूछ लिया था। वो उसका इंतजार करने के लिए ठहरना शुरू हुई। जबकि साथ में सबसे हैरानगी से सोच रही थी, खाने का ही तो पूछा था, इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी। शायद वो तुम्हारे एहसास में ही जकड़े रहना चाहता हो। दिल से खुद ही ख्याल उठा था, अभी क्या करूं। वो टेंशन में पड़ी। जबकि साथ ही हाथ की मदद से अपने लंबे काले मोटे बालों को उठाया ताकि जुड़ा बना सके। रहने दे, कहीं फिर से गुस्सा बढ़ ही ना जाए। वो खुद से ही बोलती दुपट्टा गले से निकाल बालों को खुला छोड़ गई। जबकि तभी अपना दुपट्टा उठाते गले में डाला। उसी पल बुरहान बालों को टॉवल से रगड़ते वॉशरूम से निकला। वो आस्तीन से बगैर बनियान पहने बालों को टॉवल में रगड़ते सीधा खिड़की के करीब जाते खड़ा हुआ। क्या हुआ, खाना नहीं लगाया। वो वैसे ही नजरें खिड़की से बाहर काले आसमान को तकते भुनवे चकाई पूछ गया। आज छोटे छोटे कदम उठाते बुरहान के मुकाबले आई थे। पर जान साईं के सिद्दी शाह नाराज हो गए। मैंने तो ऐसे ही तुम्हारी भूख का सोचते खाने का पूछा था। अगर अभी तुम्हें भूख नहीं तो मैं अभी क्यों खाना लगाऊं। वो मोहब्बत से उसके सख्त बाजू पर सर टका गए। तुम खाना लगा लो, मैं आता हूँ। वो टॉवल वैसे ही साइड वाले सिंगल सोफे पर फेंक पॉकेट से सिगरेट की डब्बी निकाल एक 10 सिगरेट मुंह में दबाते इसको जला गया। जबकि साथ ही गहरा कश भरा। आए जो मुकाबले के कंधे पर सर टका गई थी, बदबू से नाक गिरते एक नजर बुरहान को देखा जो बहुत आराम से अपने काम में मगन हुआ खड़ा था। छोड़ो इसको। आयत अपनी छोटी सी नाक पर जहां भर का गुस्सा लाते मुकाबले के बिल्कुल सामने होते सिगरेट लबों से निकाल खिड़की से बाहर फेंके। बुरहान जो नजरें बाहर टकाए हुए था उसके ऐसे अचानक से सिगरेट लबों से निकाल फेंकने पर नीली आंखों में आग लिए घूर गया। देखो मैं डरने वाली नहीं। आयत जिसको बुरहान की नजरों से खौफ आया था डरते डरते बोला, वैसे भी ये वक्त मेरा है, इसमें तुम ऐसे सिगरेट नहीं पी सकते। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारा इश्क मैं नहीं तुम्हारी ये सिगरेट है। मुझसे ज़्यादा तो तुम इसको पीते। आए जो अपने ध्यान में नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई थी। पीते पर बुरहान को ब्रेक लगाते दाहिनी आंख बंद करते साथ ही निचला होंठ दांत तले दबाया। तुम खुद को कहाँ पीने देती हो। बुरहान फट से जैसे फोम में आया था। जबकि बोलते साथ ही उसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालते इसके गिद्ध हसार बनाया। आय शर्मिंदा सी होते मुकाबले के सीने पर बाजू लगाए हाथ उसके कंधों पर टका गई। मैंने कौन सा तुम्हें करीब आने से रोका है। आयत की सांसें तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। लड़ते दिल से कांपते होंठों से मुश्किल से बुरहान को झुकी नजरों से बोली। वो उसके ऐसे पूरे हक देने पर हल्के से मुस्कुराया। वो जानता था वो कोशिश कर रही है माजी का वक्त भूल नई जिंदगी को शुरू करने के लिए। आयत मुझे कुछ पूछना है, क्या जवाब दोगी। बुरहान उसको वैसे ही हसार में जकड़े मोहब्बत से माथे पर लब लगाते गंभीर बारी होती आवाज़ में पूछ गया। पूछो। वो उसकी बाहों में जैसे सुकून महसूस कर रही थी। जब मैं पहले घर आया था तब तुम फ़ोन पर फरहान से बात कर रही थी। 8 साल पहले उस रात वो कौन शख्स था। दादा बख्श क्या जानता है। बुरहान जानता था वो ये सवाल करके इसको तकलीफ देगा। वो कराम से फ़ोन पर बात कर आया था। उन्होंने भी दादा बख्श की कही बातें बुरहान के गोश उतारी थी। आए जो पहले बहुत खुशी से उसकी बाहों में सुकून महसूस कर रही थी, उसके अचानक से ऐसे माजी की किताब पर सवाल करने पर काली स्याह आंखों की बार उठाते मुकाबले की नीली आंखों में झांका। दोनों की नजरें मिली थी। वो भी दर्द में था तो आयत की आंखें भी पानी की चमक से भरी। छोड़ो मुझे। वो एक भी सेकंड ज़ाया किए बिना उसके सार को तोड़ने की कोशिश करने में लगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वो अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर गया। मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। वो बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाई। आयत को भी सपाट हुआ था। जबकि साथ ही सख्ती से उसका नाम पुकारते इसको खुद को देखने पर उकसाया। क्यों तुम समझ नहीं रही हो। मुझे जानना है उस रात वहाँ क्या क्या हुआ था। जानता हूँ तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ मगर मुझे इस जानवर का नाम जानना है। क्या तुम इंसान को जानती हो। बुरहान की आंखें सुर्ख लाल हुई थी। आयत को उसकी नीली सुर्ख पड़ती आंखों से खौफ आया। मैं किसी को नहीं जानती। छोड़ो मुझे। मेरा दम घुट रहा है। आयत जिसका सांस अटकना शुरू हुआ था बुरहान की गिरफ्त को तोड़ने की कोशिश करते वो घबराई बोली। तभी मुकाबले ने अपनी गिरफ्त की सख्ती कम करते उसको साथ से आज़ाद किया। वो तेजी से खिड़की की तरफ मुंह करते खड़ी हुई। जबकि साथ ही अपना दुपट्टा गले से निकाल बुरहान के टॉवल पर फेंका। रिलैक्स। बुरहान उसकी हालत देख मोहब्बत से कंधों पर हाथ रख गया। बुरहान तुम क्यों माजी को वापस से शुरू कर रहे हो। आयत जो पूरी तरह घबरा उठी थी मुकाबले के हाथों कंधों से झटकते चीखी। जबकि साथ ही वो चलती बेड पर जाते बैठी। हाउ डे यू। अभी आयत जाते बेड पर बैठी थी कि वो उसको बाजू
हाथों से जकड़ते धाड़ उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे फासले बनाने की? वो तो आग बगोला होते चीख उठा कि आयत ने उसका हाथ कैसे झटका। बुरहान, मुझे दर्द हो रहा है। आयत उसकी सख्ती पर दर्द से करा उठी। जो दर्द तुम मुझे दे रही हो उस पर रोशनी डालना पसंद करोगी? वो माथे पर बल डालते चबाते बोला तो आयत की काली स्याह आंखों से आंसू गिरने शुरू हुए। वो बेदर्दी से आयत को छोड़ गया तो आयत बेड पर गिरने वाले अंदाज में गिरी। आई एम सॉरी, वो खुद की बाजू को देखते सू करती बोली थी। वो जानती थी उसको ऐसे खुद से दूर करने पर गुस्सा आता है। वो बेध्यानी में ये कर गई थी। आयत वो मोहब्बत से उसके कदमों में बैठा, जबकि बहुत चाहत से उसके हाथों को अपने गर्म हाथों में दबाया। आयत, मैं थक चुका हूँ। माजी की यादें सब कुछ तुम्हारे जहन से निकाल देना चाहता हूँ। हर तरफ से ज़िंदगी मुश्किलों में घिरी हुई है। जानता हूँ तुम माजी को याद करना नहीं चाहते, लेकिन मैं उस रात के बारे में सुनना चाहता हूँ कि जो तुम सबसे छुपा रही हो मुझे पता हो। क्या मेरा ये हक नहीं बनता? वो उसको समझा रहा था और साथ में उसकी आंखों को साफ करना शुरू हुआ। मैं कुछ नहीं बता सकती। क्यों तुम मुझे अज़ियत दे रहे हो? आखिर तुम सब लोग मुझे मेरे माजी को याद करवाने पर क्यों? ऐसा क्या है जो तुम ऐसे छुपा रही हो? इससे पहले आयत मजीद आगे कुछ बोलती, वो एक बार फिर से उसके सार में जकड़ी। वो उसकी नाजुक सी कमर पर हाथों से दबोच गया। आयत की दर्द से आंखें भरी थी। आयत, तुम मेरी हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक ही नहीं है, तुम मेरे इश्क का जुनून हो। मैं चाहता हूँ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता हो। छोटी से छोटी बात भी मेरे इल्म में होनी चाहिए। वो जुनूनी सा उसको साख्त कर रहा था। वो दर्द में थी। उसके जकड़ने पर वो तकलीफ महसूस कर रही थी। लाहौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अनाज जो प्रेशा को बेहोशी की हालत में देख रूम से निकली थी, सामने ही सर को आते देख उसकी तरफ लगी। जमाल जो एक तरफ चेप पर विराजमान था, तेजी से उठते खड़ा हुआ। हया भी करीब आई थी। आलिया ने ना समझी से अनार को तो फिर हया को देखा। देखें, आप ऐसे इतना खफा क्यों हैं? मैं प्रेशा, एक लफ्ज़ भी मेरी बहन के बारे में ना बोलना। मैं तुम्हारी ज़ुबान से अपनी बहन का नाम भी सुनना नहीं चाहती। जाकर अपने बाप सुल्तान शाह से कह देना, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो मैं उसकी ज़िंदगी छीन लूँगी। अपनी ज़ुबान को लगाम डालो। सर जो जब्त किए हुए था अपने बाप का सुन, उसके हाथ जो गिरेबान पर थे चटक गया। बुरा लगा? तेरे बाप को कुछ बोला तो आग लग गई। वो जो तेरे बाप ने मेरे बाप के साथ किया, एक बार सोच हमें कैसा लगा होगा। दादा बख्श की बेटी हूँ ना, कभी मेरा बाप किसी के सामने झुका है और ना ही उसकी बेटियाँ झुकेंगी। बोल अपने बाप को कि बहुत जल्द मैं अपने बाप को ढूंढ लूँगी। अनार उसको उंगली उठाते बोली तो दादा बख्श नाम सुन सर के साथ साथ जमाल भी हैरान हुआ। मुझे जल्द से जल्द मीरपुर के लिए निकलना होगा। जमाल को याद आया था कि वो फैसल शाह के आदमी को लाहौर से किसी को ले जाते देख चुका था। इसको यकीन आया था कि ज़रूर वो दादा बख्श ही होगा। सर भी अस्पताल से निकला मीरपुर। परी तो सरहान इसको फैसल शाह और अस्मा बेगम की तस्वीर देखते करीब ही बैठा। उन्हें ससी से सरहान को देखते साथ ही एल्बम बंद किया। क्या सोचा जा रहा था? वो गिलास उसके हाथ में देते साथ ही पूछ गया। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी उलझी हुई थी कि तुमसे ये बात शेयर करूं तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। वो दूध को पीते साथ ही जवाब दे गई। सरहान झुका। किस बारे में बात कर रही हो? सरहान ने उलझे अंदाज में पूछा। शाम टाइम तुम आए थे 8 साल पुरानी किस बात का पूछ रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मैं उस रात के बारे में कुछ नहीं जानती? वो जो गिलास खाली कर चुकी थी उसको झुकते टेबल पर रखते सरहान को शौक किया। वो ब्राउन आंखें हैरानगी से बड़ी कर चुका था। मैं उस रात का एक ऐसा हिस्सा हूँ जिसको किसी ने उस रात नहीं देखा, मगर हाँ, उस रात जो कुछ भी शाह हाउस में हुआ वो सब अपनी आंखों से ज़रूर देखते, इनमें कैद किया। वो कब से कहते साथ ही दर्द से आंखें बेच गई कि क्या देखा। वो पूरी तरह घबराया, जबकि अपनी हैरानगी छुपाने के लिए माथे पर चंद लाइन शिकन की डाली। जानती हूँ बचपन में आयत के साथ क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सरहान बैठे से उठ खड़ा हुआ। बताओ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जानती हो जब सरहान तुमसे सवाल कर रहा था, मेरे बदन में आग की चिंगारियाँ भड़क रही थी। वो क्यों तुमसे सवाल करता है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा हम राज बनना चाहता हूँ। वो नीली आंखों में लाल सुर्खी माइल लिए गोया तो आयत का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही अटका। वो बुरहान का जब भी कोई नया जुनूनी रूप देखती ऐसे ही हो जाती। बुरहान, मुझे खौफ आ रहा है। आयत ने दर्द से आंखें बंद करते मुश्किल से ये चंद अल्फाज अदा किए थे। वो एकदम से इसको हताहत कर गया, जबकि तंसिया हंसते खिड़की की तरफ गया। मैं पागल हो जाऊंगा। वो खुद के बालों को नोचते दौड़ा तो आयत ने डरते मुंह पर हाथ रखा। मैं अजियत में मुब्तला हो रहा हूँ। या तो मैं हद से ज़्यादा तुम्हारे लिए जुनूनी हूँ या फिर तुम मुझे कभी खुद से करीब होने नहीं दोगी। वो आयत की तरफ देखते कब से गोया तो आयत की झील सी भरी आंखें उसका दर्द देख पड़ती। आयत, मुझे इन अजियतों से आज़ाद करो। क्यों तुम मुझ पर रहम नहीं खाती? वो दर्द से चीखा था, साथ ही जोर से हाथ दीवार में रसीद करता खिड़की पर धड़ गया। आयत जो बेड पर बैठ चुकी थी, डरते खुद के आंसू साफ करती नीचे उतरी। वो छोटे छोटे कदम लेते मुकाबले के ऐन पीछे आते खड़ी हुई। काली स्याह आंखें रोने की वजह से सूख पड़ चुकी थी। वो नंगे पाँव उसके पीछे खड़ी होती, ठंडे पड़ते हाथों को उसके गिर से गुजारते पीछे से ही उसके गिरता सार बना गई। यूँ कि वो खिड़की पर हाथ रखे गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो उसके पीछे साथ लगते मुकाबल के सीने पर दोनों हाथों को आपस में बांधते हसार बना गई। ज़्यादा गुस्सा मत करो। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत चाहते हो। तुम्हारी चाहत ही आज मुझे यहाँ तुम्हारे करीब किए हुए है। बुरहान, मैं नहीं चाहती कि किसी भी अजियत से गुजरो। तुम्हें देखकर दिल हंसने को करता है। तुम्हारे साथ जिंदगी के खूबसूरत पलों को जीना चाहती
चाहती थी। ज़िंदगी में सभी खुशियाँ तुम्हारे साथ महसूस करना चाहती थी। अगर तुम्हें खुशी इसमें मिलती है कि तुम मेरे हमराज बनते सब दर्द खुद की झोली में डाल लेना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। वादा करती हूँ आज के बाद छोटी से छोटी बात भी तुमसे शेयर करूँगी। वो भीगी पलकों से गिरते शबनम की बूंदों से मुकाबल के दिल में लगी आग पर मरहम रख गई। प्राण जो गुस्से की लहर में तड़प रहा था, उसके ऐसे बोलने पर सब कुछ भूल खुद के हिसाब नॉर्मल कर गया। मैं जानती थी दादा बख्श कहाँ है। दादा बख्श ने इमरान चाचू को मारा है या नहीं, मैं सब कुछ तो नहीं जानती, मगर हाँ इतना कह सकती हूँ कि वो इंसान अच्छा है। 8 साल पहले उस रात जो कुछ भी हुआ, किसी न किसी तरह उससे दादा बख्श भी जुड़ गया। आज मुकाबले के वैसे ही साथ लगे बोलना शुरू हुए। बुरहान खामोशी से बहुत गौर से उसकी बातें सुनना शुरू हुआ। उस रात जब तुमने मुझे रूम में लॉक किया तब मैं उस खौफ से भरे रूम में बहुत डरी। मैंने कितनी ही देर वहाँ डोर बजाया था लेकिन कोई नहीं आया। मैं थक कर नीचे बैठ गई, तभी एकदम से डोर खुला। लेकिन मैं हैरान हुई क्योंकि जो डोर मैं बजा रही थी वो तो नहीं खुला, लेकिन उसी रूम का एक और डोर था जो मुझे उस वक्त पता चला जब लॉन के पीछे ही से कोई डोर खोल अंदर दाखिल हुआ। आज जो कांपती आवाज़ में बोल रही थी, इतना बोलते अपनी हाथों की गिरफ्त थोड़ी सी टाइट की, जैसे वो फिर से इन मंजरों में खुद को असलियत पाते महसूस कर रही हो। मैं बहुत खुश हुई कि कोई मुझे निकालने के लिए आ गया। आयत की आंखें दर्द से साथ ही बही, मगर मैं अनजान थी वो शख्स मेरी तरफ लपका तो मैं खुशी से चहक उठी क्योंकि आयत की ज़ुबान चलते चलते रुकी। बुरहान जो दूसरी तरफ बहुत गौर से सुन रहा था, माथे पर बल डाले वो क्या कहने जा रही थी। मैं उस शख्स को जानती थी, लेकिन उस शख्स में एक जानवर रहता है ये मैं नहीं जानती थी। इससे पहले मैं कुछ कहती या बोलती वो मुझे डराना शुरू हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जानते हो, उस पल आयत की आवाज़ भारी हो चुकी थी, रोने से हिचकियाँ बदना शुरू हो गई। उस पल मैंने शिद्दत से चाहा था कि तुम वापस आ जाओ। कहीं ना कहीं दिल में उम्मीद थी तुम वापस आओगे। जैसे ही आयत ने ये कहा, मुकाबले ने कब से नीली आंखें बंद थी, तभी आंखों से बिना रोए आंसू गिरे थे। लेकिन उस पल तुम नहीं आए। आयत के अल्फाज सुन मुकाबले ने मुठ्ठियाँ भेजी। वो शख्स बेदर्दी से मेरे कपड़े आगे चाह कर भी आयत बोल नहीं पाई थी। उसके रोने में तेज़ी बढ़ी तो आयत का दिल जैसे टूटने को हुआ। वो भी शायद उस पल आगे बिल्कुल सुन नहीं सकता था। इससे पहले वो शख्स मेरे साथ कुछ करता, किसी की आहट सुन वो मेरे मुंह पर हाथ रखते खामोश करवा गया। तभी किसी ने वो डोर खोला जिस डोर से मैं अंदर आई थी। बुरहान समझ चुका था कि उस पल वही वहाँ आया था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह आने वाले को खुद का हाल बयान कर सकूं, मगर शायद वो बहुत जल्दी में था। वो शख्स देखने के लिए कि जो रूम के बाहर आया था चला गया, मुझे छोड़ उस डोर से बाहर निकला। तभी मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ से भाग निकलूँ, मगर अफसोस मैं चाहकर भी भाग नहीं पाई। रूम में इतना अंधेरा हो चुका था कि मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंधेरे में दीवारों पर हाथ मार रही थी कि जिस डोर से वो शख्स आया था मैं वहाँ से निकल जाऊँ। इससे पहले मैं मज़ीद कोई कोशिश करती, वो शख्स एकदम से रूम में दाखिल हुआ। आयत ने अपनी गिरफ्त मज़ीद बुरहान के सीने पर सख्त की। तभी मैं डर कर अपनी आवाज़ बंद करते वहाँ पड़े सामान के पीछे हुई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ मैंने एक और बच्ची की आवाज़ सुनी जिसको शायद वो थप्पड़ मार रहा था। शायद इसको लग रहा था मैं भाग गई। वो वापस से मुझे समझ किसी को पकड़ ले आया। मैं पूरी तरह खौफ में बता रही थी। मेरा सांस बंद होने को था। वो बच्ची चीख रही थी और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बुरहान जिसने आंखें बंद की हुई थी, आयत के अल्फाज पर नीली लाल होती आंखें खोल गया, जबकि साथ ही उसके हाथों को खोलते उसको खुद के सामने किया। उसका चेहरा पूरा भीगा हुआ था, आंसू के निशान गालों पर पड़े हुए थे, बल्कि अभी भी भीगी मजीद बूंदों में शराबूर होने को तैयार थी। कोई और बच्ची? बुरहान उलझा। इसका मतलब बुरहान पल में ही सब कुछ समझा, जबकि आयत उसके गले लगते जोर से इसको भींच गई। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई थी। आयत उसके साथ लगते धीमे से बोली तो बुरहान के दिल में जैसे सुकून उतरा। वो दिल ही में अपने रब का शुक्र अदा कर गया, जबकि साथ ही उसके भीतर मजबूत हसार बनाया, जैसे इसको खुद में छुपाने की कोशिश की हो। मैं बच तो गई, लेकिन आयत वैसे उसके सार में कांपती आवाज़ में लड़ती। मैं चाहकर भी उस बच्ची को बचा नहीं सकी। मैंने उस काली रात में जो उसकी चीखें सुनी वो आज भी मेरे अंदर खौफ भर देती हैं। मैं चाहकर भी उसको बचा नहीं सकी। उस जानवर ने मेरे सामने उस बच्ची को नोच डाला। मैं डर खौफ से वो रात आज भी जहन से निकाल नहीं सकती। उस आदमी का छूना आयत की सांस जैसे रुकना शुरू हुई थी। कौन था वो? बुरहान आयत को शानों से पकड़े खुद के सामने कर गया। जानते हो बुरहान, वो बच्ची कौन थी? आयत की हालत पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। चाहे वो उस रात फैतिशा के निशाने से बच गई, लेकिन वो जो कुछ अपनी कम उम्र में देख गई थी वो चाह कर भी कभी भी सहन से निकाल नहीं सकी थी। वो रात उस पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि जब भी आयत याद करती खुद को ख़त्म होता पाती। वो लड़के परीक्षा दादा बख्श की छोटी बेटी थी। वो उम्र में मुझसे छोटी है। उसकी हालत मैंने अपनी आंखों से देखी है। वो तारों कतार रोते बुरहान के सीने से लगी, जबकि बुरहान दादा बख्श की बेटी का नाम सुन शॉक्ड हुआ, जबकि आयत को खुद में जोरों से भेजा। जान लोग वापस जा रहे थे बड़ी अम्मी के साथ। इन सबको खुदा हाफिज करती घर में दाखिल हो गई थी। बड़ी अम्मी किचन में मसरूफ़ हुई तो मैं गेंद लेते खुद से खेलना शुरू हुई। मैं खेलते खेलते लोन में चली गई। तभी वहाँ मैंने किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा था जैसे मैंने मुलाजमों के कमरों की
तरफ किसी आदमी को जाते देखा। मैं गेंद वहीं छोड़ उस तरफ चल पड़ी और फरहान के सामने बैठते बताना शुरू हुई। वो उस बच्ची को लेते एक रूम में घुसा। मैंने सिर्फ चीखने की आवाज़ें सुनी थी। मैंने बहुत बार कोशिश की पापा को सच बता सकूं, लेकिन कभी खुद में हिम्मत नहीं इकट्ठी कर पाई। मेरी आंखों के सामने प्रीशा की इज्जत तार-तार हो चुकी थी। मैं कुछ खौफ से सहमी कांप उठी थी। मैंने वो सब कुछ सिर्फ देखा था, लेकिन वो मेरे जहन पर ऐसे नक्श हुआ कि मैं कभी भी इन सब को भुला नहीं सकी। जैसे ही वो आदमी वहाँ से निकलते गया, मैं खौफ से सहमी वहीं चुरी बैठी रही। तभी वहाँ दादा बख्श को देखा था, जो प्रीशा को उठाते रोते हुए वहाँ से भागा था। मैंने भी इनके पीछे ही दौड़ लगाई थी, लेकिन मैं इस कदर डर गई थी कि लॉन के बाहर ही वहीं गंदे पानी में गिर गई। वो हिचकियाँ बांधे तारों को तार रोना शुरू हुई। फरहान की रगे तनी थी। कौन था वो? स्पार धारने वाले अंदाज में बहुत धीमे से आयत का चेहरा हाथों के प्यालों में भरते खोया। आयत के होंठ मुसलसल कांप रहे थे। वो जैसे मुश्किल से सांस ले पा रही थी। आयत मुझे बताओ। फरहान ने उसकी आंखों से आंसू चुने तो वो कब से आंखें बंद कर गई। फैसल। आयत उसके कान के करीब होते सरगोशी करते वहीं बेजान हुई। आयत, इससे पहले वो गिरती मुकाबले ने उसको बाहों में भरा था। जानते हो वो शख्स कौन था? हूर की आंखें भीगी। फैसल शाह। फैसल शाह वो जानवर था जिसने फरहान शौक होता बेयकीनी से खड़ा हुआ, जबकि मुट्ठियां बीचते जब्त करने की कोशिश की। फैसल शाह वो गुस्से से लाल होता चीखा, जबकि साथ ही रूम से बाहर निकला और अचानक से उसका इतना गुस्सा देख उसके पीछे लपकी। आयत ने फैसल नाम दिया। इसका मतलब वो आयत पर कंबल डालते खुद के बाल नोचना शुरू हुआ। इसका मतलब बुरहान की रगें तनी थी। दिमाग और दिल एक ही स्पीड पर रफ्तार पकड़ चुके थे। फैसल शाह वो आग बगोला होते मुट्ठियां बीचते कब्र से पिस्टल निकाल गया। फरहान, कहाँ जा रहे हो? इससे पहले फरहान घर से निकलता वो डरते उसके रास्ते में हायल हुई। मैं उस फैसल शाह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। मैंने उस जानवर को बहुत ढूंढा। अगर मुझे इल्म होता तो मैं बहुत पहले ही इस फैसल शाह की कहानी खत्म कर देता। वो लाल आग की सुलगती चिंगारियों जैसी आंखों से भड़का तो हूँ ने मुश्किल से उसके कंधे पर हाथ रखते कंट्रोल करना चाहा। रिलैक्स, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इसको सजा दूंगी। यकीन करो मेरा, तुम्हें इस कानून को अपने हाथों में लेने की ज़रूरत नहीं। उसने सिर्फ एक ही यही गुनाह नहीं किया। अगर तुम्हें मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी तो तुम तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कैसे छोड़ दूँ उसको? इसकी इतनी जरूरत कैसे हुई? माजी में किए उसके सभी गुनाहों की सजा मैं खुद दूंगा। वो हूर का हाथ झड़कते उसको पीछे करते तेज़ी से घर के डोर से निकलते साथ ही बाहर से इसको बंद कर गया। फरहान हूर चीखी थी, जबकि साथ ही जोर से दरवाज़ा पीटा। बुरहान आए जो बेहोश हो चुकी थी, एकदम से होश में आते बुरहान को पुकारा। वो बैठते उठते ड्रेसिंग रूम की तरफ लपकी, जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। बुरहान वो इसको पिस्टल लोड करते देख डरते घबराए। मैं फैसल शाह को वो मौत दूंगा कि वो बनने के बाद भी सुकून नहीं पाएगा। वो जो वापस पलटा था, आयत को सामने साथ खड़े देख गुस्से से लाल होते कहता आगे बढ़ा। नहीं, वो मरे कदमों से उसके पीछे लपकी थी, जबकि तेज़ी से भागते वो रूम के डोर के साथ चिपकी ताकि इसको जाने से रोक सके। तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे, मेरी बात सुनो। आयत घबराई आवाज़ में बोली तो बुरहान ने वहशत से भरी निगाहें उस पर गाड़ी। आयत, पीछे हटो। इसको मैं सजा दिए बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब उसी शख्स ने तुम्हें 3 साल पहले कोठे वो चबाते जैसे सब कुछ याद करना शुरू हुआ था। उसका बस नहीं चला था कि वो अभी उसके सामने होता और वो उसका बुरा हशर कर देता। बुरहान, तुम्हारे ऐसे इसको मारने से कुछ नहीं होगा। जो 8 साल पहले हुआ वो वापस से ठीक नहीं हो जाएगा। खुदा का वास्ता है मत मारने की बातें करो। मैं नहीं चाहती तुम उसके कातिल बनो। मैं मज़ीद कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम चाहती हो मैं इसको ऐसे जिंदा मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने दूँ? वो कहर बनी नजरें आयत पर डालते साथ ही उसको बाजू से झटक गया। मुझे कुछ लेना देना नहीं है इस जानवर से। वो भी मुँह के बल चीखी थी, जबकि साथ ही मुकाबले को पूरी ताकत लगाए धक्का दिया। वो हल्का सा पीछे हुआ था। क्यों तुम मेरी तकलीफ समझ नहीं रहे? क्यों तुम मुझे जिंदा ही खत्म कर देना चाहते हो? वो खुद के बालों को नोचते रोते उसके सामने हुई। बुरहान ने बेयकीनी से इसको देखा था। ठीक है, तुम मारो इसको, फिर क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मेरा बुरा वक्त मैं भूल जाऊंगी? क्या प्रीशा की ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी? बताओ मुझे बुरहान। आज उसके करीब हुई थी। क्या बताओगे इस दुनिया को कि तुमने उस जानवर को क्यों मारा? क्या दुनिया के सामने अपनी इज्जत का तमाशा बनाओगे? वो ठंडे बर्फ की मन पड़ते हाथों से उसका गर्म तपस्वी आग जैसा चेहरा अपने प्यालों में भर गई। जानती हूँ जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है वो बर्दाश्त करना मुश्किल ही नहीं, बहुत बड़ा इम्तिहान है। तुम्हें क्या लगता है क्या वजह थी कि ये सब कुछ अपने दिल में छुपा के बैठ गई? मैं चाहती तो अपने बाप को बता सकती थी। फरहान, जानते हो मुझे फरहान से इतना लगाव क्यों था? क्योंकि इसने मेरा दर्द महसूस किया। वो तकलीफ समझ खामोशी लबों पर फैला गया। वो मेरा मुहाफिज बने हुए था। मेरे एक बार बताने पर सब कुछ खानदान में ख़त्म हो सकता था। पापा ने उस रात मुझे अपनी गोश में भरते दुनिया की नजरों से छुपा लिया। दादा बख्श अपनी बेटी को लेते बिना कुछ कहे गायब हो गया। फरहान, लड़की की इज्जत कांच की तरह बहुत नाजुक सी होती है। पापा चाहते तो शाह हाउस में तमाशा लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ मेरे साथ हुई हर चीज़ से बेखबर है। क्यों तुम सबको इस अजियत से गुजारना चाहते हो? मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयत की आंखें भीगती अपना दर्द बयां कर गई तो बुरहान ने कब से आंखें बंद की। तुम्हारी प्रीशा का नाम लेने से उसकी ज़िंदगी जो बची है वो ख़त्म हो जाए। एक बार, सिर्फ एक बार उस बच्ची से मिलो, तुम खुद अंदर से जकड़ जाओगे। जानती हूँ इतना बड़ा राज दिल में छुपाए रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अजियत बनने वाला है, लेकिन प्लीज़ ऐसे इसको उस वजह से ख़त्म मत करो कि मैं ज़िंदगी भर सर उठाकर जी ना सकूँ। चाहे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मगर उस रात का पहला हिस्सा मैं ही थी। मैं वो अजियत भूल नहीं पाती। मैं अगले
उठने वाले तूफानों का सामना नहीं कर सकती। मत करो दुनिया के सामने इस बातों का जिक्र, मत मुझे रुसवा होने दो, मैं मर जाऊंगी। उसका चेहरा छोड़ नीचे गिरते उसके पैरों में बैठी तो कितने ही दर्द बेबसी कर्ब के आंसू बुरहान की नीली झील जैसी आंखों से बहे। वादा करता हूँ कभी भी ये राज किसी के सामने आने नहीं दूंगा। वो मोहब्बत से चूल लहजा लिए उसको अपनी बाहों में बढ़ते खुद में भेज गया। वो आधी रात के पहर अंधाधुंध बॉक्सिंग बैग पर बॉक्सिंग कर रहा था। 3 साल पहले आज को कोठे पर पहुंचाने वाला भी फैसले शाह था। राज जो तुम पसीने से शराबपूर होते अपना गुस्सा निकाल रहा था, तभी इसको साहिवाल का वाक़या याद आया था। जब आयत ने कहा था कोई रूम में आया, उसकी रगें तनी थी, माथे से पसीना बहते उसकी बनियान में जज़ब हो रहा था। कसरती सख्त बाजुओं पर उसके डोले फूलते उसकी अंदर चलती जंग का जैसे पता देना शुरू हुए। वो पूरा लाल हो चुका था। वो ये कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसको आयत की बातें अंदर तक जकड़ चुकी थी। वो भी तो अपनी इज्जत पर कोई आँच आने नहीं दे सकता था। वो सब कुछ जानकर भी बेखबर बनने वाला था। उसका पारा बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी अजियत, ऐसा दर्द क्यों ऊपर वाले ने लिखा था? वो चाहकर भी ये शिकवा नहीं कर सकता था। फैसले शाह को तो वो वैसे भी नहीं छोड़ेगा। वो ये तय कर गया था। उसकी तय बुरहान का फ़ोन बजा था। खादम हाशिम लोग परेशान खड़े सिर्फ बुरहान को देख रहे थे। फरहान सर की कॉल आ रही है। काशिफ जो सबके साथ ही खड़ा बुरहान को देख रहा था, अपने फ़ोन पर नंबर जगमगाते देख हाशिम और खादम से बोला, पिक कर। हाशिम ने जैसे ही कहा, काशिफ ने फ़ोन कान से लगाया। क्या कह रहे थे? जैसे ही काशिफ ने फ़ोन बंद किया, हाशिम ने फ़ौरन से पूछा, बुरहान सर का पूछ रहे थे। मैंने बता दिया घर पर ही हैं। काशिफ ने बताते साथ ही सामने देखा। तुम ऐसे गुस्से में क्यों हो? बुरहान जो टॉवल से मुंह साफ करते लोन में आया था, फरहान को टहलते देख पूछा। वो काफ़ी हद तक खुद पर जब्त कर गया था। वो जानता था इसको गुस्से से नहीं, होश से और दिमाग से काम लेना होगा। 8 साल पहले फैसले शाह, मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए। बुरहान जो उसके पास ही चलते आया था, 8 साल पहले संतपाट बोलते आगे बढ़ा। फरहान भी जब्त करते उसके पीछे ही लगा। बोलो। बुरहान उसके चेहरे से समझ गया था कि वो क्या बात करने वाला है। मुझे लगता है फैसले शाह ने। फरहान आज तो ये बात की, आगे से मत करना। बुरहान ने बहुत आराम से उसके कंधे पर हाथ रखते कहा। तुम जानते हो? फरहान भी उसकी आंखों से सब कुछ समझा। तुम खामोश कैसे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। फरहान ने बेयकीनी से बुरहान को देखा। कभी कभी खामोशी से काम खत्म करने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता माजी की बातें मेरे आज पर असर डालें। मैं सभी हिसाब बराबर करूँगा, लेकिन बहुत ही लाजवाब तरीके से, जिससे शाम भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फरहान उसके कंधे पर हाथ रखते आंखों से ही बहुत कुछ समझा गया तो फरहान ने खामोश होते लब भींचे। साहिवाल, क्या हुआ नादिया? मान जो अभी नादिया के घर पहुंचा था, इसको तकलीफ से बिलखते देख उसकी तरफ लगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो अपने पेट पर हाथ रखे चीखी तो मान उसकी हालत ख़राब होते देख उसको सोफे पर बैठा गया। खाला लोग कहाँ हैं? वो पानी का गिलास लाते इसको दे गया। अम्मी, हमीदा, खाला लोगों की तरफ गई हैं। वो मुश्किल से बोलते साथ ही चीखी, हमें अस्पताल चलना होगा। वो उसकी हालत देख उसको आहिस्ता से बातों से पकड़ते अपने साथ बाहर की तरफ ले गया। मान, कहाँ है मेरी बच्ची? नादिया की माँ खबर मिलते ही सीधी अस्पताल पहुंची थी, जबकि उनके साथ शबाना बेगम और हमीदा बेगम भी आई। ऑपरेशन चल रहा है। वो इतना बोलते परेशानी से टहलना शुरू हुआ, जबकि वो सब भी वहीं बैठी। मुबारक हो। अभी वो सब इंतजार कर रहे थे जब डॉक्टर ने आते ही बोला और साथ ही बच्चे को आगे किया। बेटा हुआ है। वो खुशी से बताते साथ ही बच्चा मान की तरफ बढ़ा गई तो सब मुस्कुराते जल्दी से खड़े हुए। मान छोटे से बच्चे को देख मुस्कुराते अपनी माँ को देख गया, जो मुस्कुराती बच्चे को मान की गोद से ले गई थी। ये मिठाई कहाँ से आई है? इरम जो यूनी से पढ़ते आई थी अध्ययन के साथ, नमरीन आपी को देखते पूछ गई। नादिया को बेटा पैदा हुआ है। उसी की खुशी में मिठाई बांटी गई। अभी नमरीन वैसे ही खड़ी थी कि ईमान मोहम्मद को गोद में लेते मुस्कुराते इरम को बता गई। इरम जो बर्फी मुँह में डालने लगी थी वैसे ही आगे बढ़ी। अरे इसको क्या हुआ? ईमान जो देख गई थी इसको ऊपर जाते देख नमरीन आपी से बोली, अल्लाह ही जाने। नमरीन इतना कहती अध्ययन को खाना देना शुरू हुई। इसका मतलब मान अस्पताल में मसरूफ था, इसलिए अध्ययन मुझे लेकर आया। वो रूम में दाखिल होते ही गुस्से से बैग फेंकते बड़बड़ाई, जैसे ही छुट्टियाँ हुई मैं गाँव चली जाऊँगी। वो गुस्से से भरी वॉशरूम में घुसी। लाहौर, अयान तुम यहाँ? नुमान जो अभी अपनी एक मीटिंग से फारिग होते केविन की तरफ बढ़ा था, अयान को बाहर वेट करते देख हैरान होता उसके पास रुका, जबकि गले मिलते दरियाफ्त किया, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, सोचा ऑफिस में ही कर लूँ। वो भी हल्के फुल्के अंदाज में बोला, चलो। नुमान उसको लेते केविन में दाखिल हुआ, साथ ही चाय लाने का हुक्म साथ किया। हाँ बोलो, खैरियत? नुमान पूरी तरह अयान की तरफ मतवजा होते बैठा। दरअसल मुझे आपको कुछ बताना था। वो एक लंबा सांस भरते खामोश हुआ। कहो। नुमान को वो कुछ उलझा हुआ नजर आया। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़की थी जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसने पहली बार ऐसे मॉडल ज़माने में खत लिखे। अयान के लब पे हंसी फैली। नुमान बहुत गौर से उसकी कहानी सुन रहा था। वो लड़की मुझे हर जगह तंग करती। पहले तो उस लड़की को मुझे तंग करना बहुत गुस्सा दिलाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अच्छा लगने लगा। वो अक्सर मुझे खत के साथ कभी फूल तो कभी कोई गिफ्ट भेजती। फिर बात फ़ोन तक पहुँच गई। एक दिन मैंने उस लड़की को मिलने का बोला, लेकिन किसी मुसीबत की वजह से वो मिलने ना आई। मगर एक दिन अयान जो पहले खुशी से बोल रहा था, अब के हंसी की जगह उदासी ने ली। एक लड़की मेरे पास आई और उसने बोला वो वही लड़की है जो मुझे तंग करती खत लिखती थी। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि मैंने पहले कभी उस लड़की को देखा भी नहीं था। मुझे लगा अगर वो बोल रही है तो सच ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस लड़की के साथ टाइम गुजारने लगा। जब भी मैं उस लड़की के साथ होता मुझे वो फीलिंग नहीं आती जो फ़ोन पर बात करने से आती थी। मैंने बहुत सोचा, अभी मैं तय
तक पहुंचता कि इस लड़की ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं इनकार न कर सका क्योंकि उसने मुझे पूरी यूनिट के सामने ही पूछा। नुमान चुप था जबकि इसको याद आया था कि आबिश ने ही अयान को ऐसे इजहार किया था। मेरा दिल मुझे उलझा रहा था। मैंने उस लड़की का पता करना चाहा कि क्या पता मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन जो शक है मुझे वो तो दूर हो जाएगी। मैंने किसी दोस्त से मदद ली। जानते हैं मुझे क्या पता चला? अयान ने अब के नुमान को देखा जो बहुत हैरानगी और हैरत से कहानी सुन रहा था। मुझे पता चला कि जिस लड़की के साथ मैं हूँ वो लड़की तो वो है ही नहीं, बल्कि वो कोई और लड़की है। और वो अयान खामोश हुआ था। नुमान उलझा इसको देख रहा था। वो लड़की जिसने मुझे खत लिखे वो हया थी, आपकी बहन। अयान ने बहुत आराम से बोलते नुमान की ज़मीन हिलाई। जानता हूँ आपको शायद यकीन न आए, लेकिन यही सच है। हया मुझसे मोहब्बत करती है, मैं भी इसको चाहता हूँ, मगर अभी उलझा पड़ा हूँ। आबिश मेरे और हया के दरमियान में आ गई है। हया मुझसे भाग रही है क्योंकि इसको लगता है आबिश मुझे चाहती है। मैं क्या करूँ? अगर वो चाहती है जो मैं इसको चाहता हूँ उसका क्या करूँ? अयान सपाट होते पूरी तरह नुमान को हैरानकुन कर गया। हया तुम्हें चाहती है? नुमान को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ मुझे चाहती है। वो अभी चाहने नहीं लगी, वो मुझे तब से चाहती है जब आपकी और नमरीन आपी की शादी नहीं हुई थी। 3 साल से हया मुझे फॉलो कर रही थी। जानता हूँ नुमान भाई आपको ये सब बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन यही सच है। अभी मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आप किसी तरह मेरी और आबिश की शादी तोड़ दें। अयान ने दरख्वास्त करते नुमान को देखा। मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है। नुमान उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही उठा तो अयान ने सदमे से उसको जाते देखा। मीरपुर वो बुरहान शाह का बेटा है। सरशाह तो अपने बाप से सुन हैरान होते साथ ही शौक हो गया। बेरोज जो करीबी बैठा था आराम से सगार पीते कश भरा। यही सच है, जब से पता चला है फैसल शाह तो घूमा फिर रहा है। ऊपर से उसने एक बार फैसल शाह को धमकी भी लगा दी है। वकाश राजी ने तफसील से गोया, लेकिन ये हुआ कैसे? सरशाह तो अभी भी बेयकीनी के आलम में था। वकाश राजी पानी सर से ऊपर गुजरने वाला है। अभी वकार अपने बेटे को बताता कि दादा बख्श ने बताया। फैसल शाह एकदम से नाज होता घबराया सा बोला, हुआ क्या है? वकाश राजी भी जल्दी से उठते खड़ा हुआ। होना क्या है? मेरे लाहौर और साहिवाल वाले सारे कारोबार पर छापा पड़ चुका है। वो मेरे आदमी के मुताबिक ये सब कुछ बुरहान ने किया है। खुदा जाने वो क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। मुझे तो लगता है इसको वो कैमरा मिल गया जो दादा बख्श ने छुपाया था। इससे पहले वो मेरे गिरबान तक पहुंचे हमें इसको ख़त्म करना होगा। अगर इसको ख़त्म ना किया तो वो हम सबको तबाह कर डालेगा। अब तो इसको भी पता चल गया है कि वो मुराद शाह का बेटा है। फैसल शाह के हाथ पांव फूले तो वकाश राजी की सांस भी थमी। रिलैक्स, अगर तुम सब चाहते हो कि हम बुरहान को अंदर से मारें तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा। फिरोज जो सुगार पी रहा था धुआं छोड़ते सभी को देखा। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? फैसल शाह जल्दी से बैठा तो वकाश राजी ने भी तीखी सी निगाह डालते फिरोज को देखा। इसको मारने से बेहतर है उसकी कमजोरी पर हमला किया जाए। अब ये तुम लोग बताओ कि उसकी कमजोरी कौन है? माँ, बहन, बीवी, बाप, कौन है उसकी कमजोरी? फिरोज ने बहुत आराम से टांग पे टांग चढ़ाते दरियाफ्त किया। इन लोगों को मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्या फालतू में टाइम ज़ाया कर रहे हो? फैसल शाह जितनी जल्दी से बैठा था सुन उतनी ही जल्दी से तपते उठा। एक बार पहले भी बुरहान शाह पर हमने हमला किया था और नतीजा तुम सबके सामने है। अगर खुद बनना नहीं चाहते तो पहले उसकी कमजोरी पर वार करना होगा। जब कमजोरी टूट जाएगी तो बुरहान शाह को खुद अपने हाथों से मारने का मौका मिलेगा। अभी सोच लो क्या करना है। मैं तो इसको तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। फिर उसने गलीफ मुस्कुराहट बोला, मैं भी इसको तड़पते हुए देखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे। सरशार की आंखों में भी कौन सवार हुआ। मेरे ख्याल से उसकी कमजोरी उसकी बहन है। वकाश राजी ने सोचते बेरोते गोया, नहीं बीवी है उसकी कमजोरी। मैं जानता हूँ वो किस कदर उसका जुनूनी है। बीवी पर कोई भी आ जाने नहीं देता। फैसल शाह अच्छे से जानता था कि बुरहान किस कदर आयत पर मरता है। ठीक है फिर बीवी को उठा लाओ, बुरहान शाह खुद हमारे कदमों में गिर जाएगा। रोज़ इतना कहते वहाँ से गया तो वकाश राजी ने अपने आदमियों को हुक्म दिया ताकि जल्द से जल्द अमल किया जा सके। आयत जानने का बहाना है। हूर जो सुबह होते ही सरहान के भेजे ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंची थी। आयत से मिलते वो सरहान का पूछ गई। हूर सरहान से खपा थी, सरहान भी कहीं निकला हुआ था। जब हूर ने सरहान का आयत से पूछा तो आयत ने बताया कि उसने तो अभी तक सरहान को देखा भी नहीं। मुझे क्या पता, जब काम खत्म होगा तो आ जाएगा। आयत जो सोच रही थी कि दादा वक्त कहाँ होगा, हूर को भी साथ ही जवाब दे गई। तुम क्या सोच रही हो? हूर टहलना बंद करती सोफे पर आते आयत के साथ धुंधले से विराजमान हुई। कुछ नहीं हूर। तभी आयत का चेहरा मुस्कुराया। मुझे बुरहान के लिए कुछ खास करना है। तू मेरे साथ मॉल चलेगी, हम वहाँ से कोई अच्छा सा ड्रेस खरीदेंगे और होटल जाते टेबल बुक करवा कर आएंगे। मैं आज रात बुरहान के साथ डिनर बाहर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो इस परेशानी वाले माहौल से कुछ बाहर निकले। कैसा आइडिया है? वो अपना ख्याल बताते साथ ही हूर का जवाब मांग गई। सुपर कमाल। वैसे आज मेरे भाई पर इतनी मेहरबानी कैसे? हूर चखते उसके कंधे पर दबाव देते शौक हुई। अब ऐसी भी बात नहीं, मेरा भी दिल करता है मैं उसके साथ के सभी रंग जीऊँ। तू बता अगर इसके अलावा कोई और अच्छा तरीका है तो? आज मुस्कुराते हूर से मदद मांग गई। वो सोचने वाले अंदाज में गाल पर उंगली रख गई। एक तरीका और है, अगर तू वो कर दे तो भाई तो तेरी इन जुल्फों से ही बाहर ना निकल पाएंगे। हूर राहदारी से चखते फिर पुरजोश होती
बोली आयत के करीब हुई। वो क्या? आयत उसका चेहरा देख हल्के से मुस्कुराते इस अवतार कर गई। तो आज की रात भाई की समझ जाना। वो शर्माने की एक्टिंग करते आयत की सांस अटका गई, जबकि जैसे ही मतलब समझ आया वो कान के लू तक सुरख हुई, जबकि शर्माने के तासरात चेहरे पर भी फैले। वो तू बहुत ख़राब हो गई है। आयत ने हल्के से उसके सर पर चित लगाई। वैसे तू मुझे फूफी कब बना रही है? वो शरारत से भरे आयत के मज़े लेना शुरू हुई। अल्लाह, जब अल्लाह ने चाहा ना तुझे फूफी बना देंगे। अभी तुम मेरा सर ना खा, जाकर तैयार हो जा, हम बाहर चलते हैं। आज उसके बाजू चढ़ते उठी तो ऊर भी क्या लगाती उसके पीछे ही गई। मादी, क्या हुआ काका? जन्नत इनको रोते देख करीब आते बैठी। दादा बख्श जो रो रहा था अपनी आंसू साफ करते नाम में सर हिलाया। काका कुछ तो बात है, आप ऐसे इतने परेशान क्यों हैं? जन्नत को इनका ऐसे रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। छोटी बीबी पापा मुराद शाह कब आने वाले हैं? मुझे इनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दादा बख्श ने तय कर लिया था कि वो मुराद को सच बता देगा कि उसका बेटा सर नहीं बुरहान है। वो तय कर गया था कि फैसल शाह की सच्चाई मुराद को बता देगा और जो भी होगा वो उसका मुकाबला कर लेगा। दादा बख्श तेज़ी से उठा था तभी मुराद की गाड़ी हवेली के गेट से अंदर दाखिल होते पोर्च में रुकी। दादा बख्श तेज़ी से मुराद की तरफ लगा। जन्नत ने भी नीली आंखों को छोटा करते दादा बख्श को देखा। बाबा मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, दादा बख्श ने जाते ही पहली फुर्सत में कहा। ठीक है काका, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मुराद इनको लेते हवेली में दाखिल हुआ तो जन्नत भी पीछे ही बढ़ी। बोले काका। मुराद इनको घबराते परेशान देख संजीदगी से पूछते साथ ही बैठा। बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका नमक खाकर आपके साथ ही नाइंसाफ़ी कर डाली। मैं मजबूर था, ये सब कुछ मुझसे इन लोगों ने करवाया। मैं डर गया था, मुझे माफ़ कर दें। दादा बख्श जो पहले मुराद के सामने सूफे पर विराजमान था एकदम से मुराद के पैरों में गिरते रोते बोलना शुरू हुआ। जन्नत हैरान होती मुराद को देख गई जो इनको उठाने की कोशिश कर रहा था। हुआ क्या है काका, खुलकर मुझे बताएं। मुराद ने उनको पकड़ते अपने हमरा बिठाया। जन्नत का दिल जैसे कोफ से लड़ता। वो ऐसी तो थी, छोटी से छोटी बात भी दिल पर लगा जाने वाली। जैसे ही मुराद ने पूछा दादा बख्श रोते सब कुछ जो उसने लंदन किया, बच्चे तब्दील किए, जिस मजबूरी से किए, सब कुछ मुराद और जन्नत के गोश उतार गया। जैसे जैसे जन्नत सुन रही थी बेयकीनी से नीली आंखों से आंसू गिरते मुराद को देख के। काका आप कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकते थे? आपने मेरा बेटा? जन्नत रोते चीख उठी। इसका मतलब बुरहान हमारा बेटा है? जन्नत रोते मुराद का बाजू थाम गए। मुझे माफ़ कर दे बाबा, मैंने सब कुछ मजबूरी में किया। छोटे बाबा की जान को खतरा था। फैसल शाह सब कुछ खत्म कर देगा। आपको अंदाज़ा नहीं वो कितना गिरा हुआ इंसान है। दादा बख्श ने इस पल मुराद और जन्नत को दादा बख्श की कोठे वाली सच्चाई भी बताई। कैसे उसने आयमा का इस्तेमाल किया और उसका बेटा लेते इसको इस्लाम का बेटा बनाया, और फिर कैसे आयमा से जान छुड़ाने के लिए इसको कत्ल करवाया। बाबा मेरी बेटियों की जान खतरे में है। मैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस मत जाएं। फैसल शाह ने वहाँ जाल बिछाया है। दादा बख्श ने मुराद को आगाह किया। मुराद मुझे मेरा बेटा चाहिए। देखा वो हमारा बेटा है, हमारा कौन? जन्नत की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मुझे अभी मेरे बेटे के पास लेकर चले, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। उम्मीदा आपा लोग लंदन जाने वाले हैं। जन्नत रोते बोली तो मुराद ने इसको खुद में भेजा। तुम तैयारी करो जन्नत, हम अभी निकलेंगे। मुराद उसका माथा चूमते बोला तो वो सीढ़ियों की तरफ भागी। काका आपने जो भी किया अच्छा नहीं था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं तो आपको मजबूर किया गया होगा। मैं खुश हूँ कि आपने मुझसे सब कुछ सच कह दिया। मैं जन्नत और बच्चों को लेते मीरपुर से निकलता हूँ। आप एक काम इलेक्शन कमीशन जाएं और वहाँ मेरे ना आने की खबर बता आएँ। बाकी इस फैसल शाह को मैं छोड़ूंगा नहीं। बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होने दूंगा, आपकी बेटियों को बचा लूँगा। मुराद इनके कंधे पर हाथ रखे बोला तो दादा बख्श मुराद के गले लगते बिलखते होना शुरू हुआ। तभी अनजान थे आने वाला वक्त उनके खिलाफ चल रहा था। दादा बख्श मुराद और जन्नत लोगों की गाड़ी निकलते देख तेजी से दूसरी गाड़ी में सवार होते ऑफिस की तरफ बढ़ा। दादा बख्श हम सब सच बोल रहे हैं। वकाश राजी लोगों का कोई गिरोह यहाँ नहीं आया। दादा बख्श के आदमी जिनको वो वहाँ पहले ही खड़े लिए हुए था, इनसे सुनते ही घबराया। कहीं इन लोगों को किसी ने बता तो नहीं दिया। दादा बख्श की जान पर बनी, क्योंकि मुराद अपने काफले के बिना ही मीरपुर से निकला था ताकि दादा बख्श बाकी सभी गाड़ियों के साथ इन लोगों को गुमराह कर सके। लेकिन सभी अनजान थे, सब लोगों के रास्ते एक ही मंजिल की तरफ रवा हुए थे जारी।